नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज हमारे साथ हैं राजनीतिक सामाजिक नवप्रवर्तक शैलेंद्र शंकर पाठक जी। शैलेंद्र जी शिक्षा को भारत का भविष्य मानने वाले सिकंदरा के राज इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं और विश्व के प्रेरक महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान में शिक्षा से समाज और देश में नव परिवर्तन लाने की दिशा में अग्रसर हैं। छात्र जीवन से ही इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए सोचना और करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने शुरुआती दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सांसद रहे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के संपर्क में आने के बाद अनेकों जनहित के कार्य किए। किसी बड़ी नौकरी या पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना शैलेंद्र जी के जीवन का लक्ष्य कभी नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी। शैलेंद्र जी राजनीति के साफ सुथरे और व्यापक स्वरूप का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि राजनीति के माध्यम से समाज की बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, तभी हम आने वाली पीढ़ी के सामने उज्जवल भविष्य की नींव रख पाएंगे। तो आइए समाज की बेहतरी के लिए हमेशा से तत्पर रहने वाले शैलेंद्र शंकर पाठक के विचारों को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका स्वागत है। शैलेंद्र, नमस्कार। आपसे हमारा प्रथम प्रश्न है, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, शिक्षा, अनुभव, जीवनी, विशेषज्ञता, परिवार क्षेत्र में कब से हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ। हमारा नाम शैलेंद्र शंकर पाठक है। हमने MA LLB शिक्षा प्राप्त की। सन 1997 में सर्वप्रथम राजनीति के क्षेत्र में मैं NSUI का जिला उपाध्यक्ष रहा। उस समय औरैया और इटावा दोनों एक ही जनपद हुआ करते थे। इटावा जनपद का मैं जिला उपाध्यक्ष मनोनीत हुआ। इसके बाद समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आता समाजवादी योजना परिषद का मैं जिला अध्यक्ष बना और इसके बाद उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री रहा और इसके बाद देश के प्रख्यात समाजवादी नेता कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जो कि बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके साथ रहकर सन 1998-99 से लेकर 2004 तक हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया और उनके संरक्षण में प्रदूषण मुक्त ग्रामीण चेतना समिति की स्थापना हुई, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और उस संगठन के तहत हमने औरैया और इटावा के गांव-गांव जाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए, लोगों को जागरूक किया वृक्षारोपण के लिए। और इसके बाद 2003 में सिकंदरा, जो कि हमारी जन्मभूमि, यहाँ पर राज कॉन्वेंट स्कूल, जो आज राज इंटर कॉलेज के रूप में आपके सामने है, उसकी ये सच है कि बचपन से हमारी प्रबल इच्छा राजनीति के क्षेत्र में जाने की थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं कक्षा 4 का स्टूडेंट था तो हमारे विषय कक्षा अध्यापक ने प्रत्येक छात्रा से ये जानना चाहा था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो हमारे सहपाठियों में कुछ ने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ ने कहा था मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ ने कहा था मैं कलेक्टर बनूंगा। मुझे आज भी याद है, मैं इकलौता उस कक्षा में छात्र था जिसने जवाब दिया था मैं नेता। तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने का सपना हमारा बचपन से था और उसी के तहत जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट पास किया, छात्र जीवन में बचपन से कक्षा स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक जहाँ राजनीति नहीं होती है वहाँ भी नेतृत्व करने का हमारे जो अध्यापक थे वो हमें नेतृत्व ढूंढते थे और बड़ी हमसे आशा रखते थे। मैं गोपाल इंटर कॉलेज में उसमें पढ़ता था तो वहाँ के मैनेजर थे, दुनिया नहीं है,
बेनी माधव जी, तो वो अक्सर कहा करते थे कि ये लड़का एक दिन राजनीति के क्षेत्र में बड़ी जगह जाएगा। मैं राजनीति के क्षेत्र में गया, मैंने तो देखा हमारे विचार में जो राजनीति थी वो राजनीति बुराई से लड़ने की, हम राजनीति को जो समझते थे कि राजनीति हमें बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। धर्म को हम ये मानते थे, धर्म मुझे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। इस उद्देश्य से हम राजनीति में गए, लेकिन जो वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप है, वो राजनीति का स्वरूप अब राजनीति में चापलूसों की जमात है और राजनीति ये बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं दे रही है। राजनीतिक दल बुराई से लड़ने का कार्य नहीं कर रहे, उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब राजनीति मात्र सत्ता प्राप्ति का साधन बना। राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन, इसलिए सत्ता पर पहुंचना कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। राजनीतिक दलों में जाने का अभिप्राय मेरा ये नहीं था कि मैं एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीतिक दल में जाऊं। हम एक विचारधारा के तहत राजनीति में जाना चाहते थे और विभिन्न दलों में जो मैंने देखा, तो जो उनकी विचारधारा जैसी चीज नहीं रही है, केवल मात्र सत्ता प्राप्ति का साधन। आपसे हमारा अगला प्रश्न है, अपने संस्था के बारे में संक्षेप में बताएं, क्या करते हैं, अनुभव कैसा रहा? जब राजनीति, जो वर्तमान राजनीति का स्वरूप है, जब से हमारी अरुचि हो गई, पर्यावरण के क्षेत्र में मैं काम करता था, लेकिन ये काम जो काम करना चाहता था, मुझे लगा कि अब हम देश की सेवा किस रूप में ज्यादा कर सकते हैं। तो देश की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना, एक देश में सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में ये है कि जब से इस देश में साक्षरता बढ़ी है, तब से शिक्षा में जबरदस्त गिरावट आई है। एक एमए पास, डॉक्टरेट पास सड़क से निकलता है, रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, एक घायल व्यक्ति मदद की पुकार कर रहा है, वो अपनी कार से निकल जाता है। आप भले ही उसको शिक्षित कहें, लेकिन मेरी निगाह में वो शिक्षित नहीं है, साक्षर है, शिक्षित नहीं। शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि उसके अंदर प्रेम, करुणा और ममता का। पिछले 2 दशक से हमारे देश में जब से साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा में जबरदस्त, इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि जिस देश में श्रवण कुमार की कथाएं बचपन से सुनी जाती थी, हमने भी सुनी, उस देश में आज सरकारें वृद्धाश्रम को खोलने के लिए चिंतित हैं। ये बेहद देश के लिए चिंता का विषय है। हम एक तरफ शिक्षित हो, एक तरफ हम साक्षरता बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज में कितनी बड़ी नैतिक गिरावट आ रही है कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद, जो अच्छे पदों पर पहुंच गए उनके ज्यादा माता पिता सड़क पर हैं। गरीब किसानों के यहाँ फिर भी प्रेम करुणा मैत्री का भाव, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर दया है, वो दूसरों को प्रसन्न देखकर स्वयं अपनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, दूसरों को दुखी देखकर स्वयं में दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो शिक्षित है, जो शहरी कल्चर में रह रहे हैं, जो लंबी कारों से चल रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल इस भाव का लोप हो गया। उनके माता पिता ज्यादा सड़क पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आज सरकारें प्रत्येक जनपद, जिस देश में एक भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं थी, आज उस देश में हमारी देश की हुकूमतें प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खोलने के लिए चिंतित हैं कि इन बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखा जाए, इनका पालन पोषण कैसे। ये चिंता का विषय देखा, तो मुझे लगा कि हम विद्यालय के द्वारा छात्रों के अंदर, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो शिक्षित, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री और मुद्दा का भाव, जो देश और समाज के लिए कुछ करें, और वो पीढ़ी केवल हम विद्यालय में तैयार कर सकते थे। इसी महत्वाकांक्षा को लेकर इस विद्यालय की हमने स्थापना की और हम इस पर काम कर रहे हैं।
सर, आपसे हमारा अगला प्रश्न है, आपकी संस्था का ध्येय और विजन क्या है? हमारी संस्था का मुख्य ध्येय समाज के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना, देश के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र की बनेगी और समाज में अमन चैन स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करें। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में उनका एक अहम योगदान हो और जो बिगड़े सिस्टम है, एक ऐसी जमात तैयार हो, विद्यालय एक ऐसी प्रेरणा बने, ऐसी जमात तैयार हो, वो जमात समाज में जो बिगड़े सिस्टम है, जो बिगड़े तंत्र हैं, उनके लिए ये पीढ़ी लड़े, जो भावी पीढ़ी है, और इस देश में अमन चैन स्थापित। सर, आपसे हमारा अगला प्रश्न है, अपने उन 3-4 कार्यों के बारे में बताएं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। मेरा जो बचपन का पहला हमने बताया कि जो राजनीति का स्वरूप है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जो राजनीति धर्म, जात, संप्रदाय के उन्मादी नारों से सत्ता प्राप्ति का साधन बन गई है, वो राजनीति का स्वरूप बदलना चाहिए। गांधी जी जब भारत आए तो कोट पैंट में थे। देश के जो बड़े नेता, देश के राजनीति में जो बड़े पदों पर आसीन थे, उनके पुत्रों की संपदा को देखो, उनके रिश्तेदारों की संपदा को, उनके नातेदारों की संपदा को देखो, देश में सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को डूम बनना चाहिए जिनको, जो राजनीति एक समाज सेवा बहुत पवित्र क्षेत्र है, जिनको राजनीति में जो काम कर रहे हैं और जिनको पुत्रों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, नातेदारों को लेकर, मित्रों को लेकर, उनकी अकूत बढ़ती हुई संपदा को लेकर समाज में सवाल उठने लगे हैं, ऐसे लोगों को चुल्ली और पानी में डूब कर देना चाहिए। पहला। दूसरा, जिस देश में श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा हुए, जिस देश में राम जैसे लोग पैदा हुए, ऐसे देश में वृद्धाश्रम, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें, ये बहुत मेरा ध्येय है कि समाज में जो जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चे डॉक्टर बना पाओ या ना बना पाओ, इंजीनियर बना पाओ या ना बना पाओ, उनका पाठ्यक्रम पूरा कर पाओ या ना कर पाओ, ये भी इतना आवश्यक नहीं जितना आवश्यक है छात्र के अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री और मुग्धता का भाव जागृत करना। मेरी अपील है सभी शिक्षक संस्थाओं से कि वे सरकार हर पीढ़ी एक बार बुढ़ापा आता है। अपनी अपनी कल्पना करिए आप कि जब उसे अपने बच्चे से सहयोग की उम्मीद होती है तो वो सड़क पर छोड़ दिया जाता है और वृद्धावस्था में ये व्यवस्था समाप्त हो। जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री भाव जागृत हो, ये मेरा तीसरा ध्येय हमारा है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों कल्याण संस्थाएं, इनमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये संस्थाएं कल्याणकारी हैं, इनमें व्यापार नहीं खोजा जाना चाहिए। ये समाज में। सर, आपसे हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे 3-4 परियोजना या कार्य की सूची बताएं जो आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। मेरा इच्छा नहीं, मेरा एक ही काम अब बाकी है, जिसकी हमारी अभिलाषा है कि जिस विद्या मंदिर में बैठे, ये विद्या मंदिर जो राज इंटर कॉलेज है, इसके विचार दूर तक जाए और ये एक संस्था, एक बड़ी संस्था के काव्यत हो, यही मेरी। सर, आपसे हमारा अगला प्रश्न है, अपने कार्य में प्रमुख तौर पर किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं? सबसे बड़ी बाधा जो है कि कभी किसी पीतल को आपने अंगारे में रखते हुए देखा? किसको जलाया जाता है? सोने। दोष सोने का नहीं होता,
दोष पीतल का। शिक्षक संस्था को धन्ना सेठों ने शिक्षा का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र एक व्यापार का सबसे अच्छा साधन बना दिया और वो लंबी लंबी पूंजी लेकर इसमें निवेश कर रहे हैं और उससे अपना पैसा निकाल रहे हैं। और उससे जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी वही व्यापारिक सोच से निकल रहे हैं, तभी तो वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता पड़ गई। और उन लोगों के बीच में हम जब इस भाव का काम करते हैं तो जो हमें कड़ी परीक्षा से बार बार गुजरना पड़ता है, पीतल को नहीं जलना पड़ता, हमें बार बार कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो काम हमें जो तक हो जाना चाहिए वो काम हम नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी बाधा है कि जो समाज में अविश्वास का संकट है, विश्वास का संकट है जो समाज में, वो सबसे बड़ी बाधा है। इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है समाज में व्याप्त विश्वास का संकट। अध्यापक और अभिभावक के बीच अविश्वास, भाई भाई के बीच अविश्वास, और समाज में जाति धर्म संप्रदाय को लेकर आपस में अविश्वास, ये सबसे बड़ी देश की विकास में बाधा। और यही हमारे उद्देश्य में भी बाधा है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो उसमें जो बाधा सबसे ज्यादा आ रही है वो विश्वास की। आपसे सर हमारा अगला प्रश्न है, आप किस तरह का नीति परिवर्तन चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो? कृपया विस्तार से बताएं। चिकित्सा और शिक्षा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोनों कल्याणकारी योजना है। पहले जो बड़े मनीषी हुआ करते थे वो शिक्षा देने का काम किया करते थे। मेरी एक नीतिगत परिवर्तन होना चाहिए, इस बारे में हुकूमतों को सोचना चाहिए। इन दोनों कल्याणकारी योजनाओं में वोट प्राप्ति का इसको साधन न, अच्छे चिकित्सक और अच्छे शिक्षकों की खोज की जाए, और जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है और जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है उनको इस काम में लगाया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। कि किसी भी देश की उत्थान के लिए दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं। दूसरा, किसान। भारत का जो किसान है वो कोई संगठित समूह नहीं, विभिन्न धर्म विभिन्न जातियों और संप्रदायों में बटा हुआ, इसलिए इसकी उपेक्षा करती है। किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए किसान का खुशहाल होना बहुत जरूरी है। तो किसानों के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है कि जब कोई व्यक्ति डालडा लेने जाता है तो दुकानदार डालडा का रेट बताता है। किसान जब अपना गेहूं बेचने जाता है तो वो ये पूछता है कि भैया हमारा गेहूं किस भाव दो। ये बहुत चिंताजनक बात है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। इतने वक्त आज दुनिया में हमारे देश के वो प्रधानमंत्री नहीं, इतना समय व्यतीत हो गया, हम सब लोग जय जवान जय किसान कहते हैं। न तो जवानों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, न किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। कितनी हुकूमतें आई, ये चिंता। तीसरा, आज भी देश में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित भूखे और नंगे हैं। इतने वर्षों से आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बावजूद आज भी हमारे देश में अनुसूचित जाति के लोगों के यहाँ पक्के मकान नहीं, पिछड़ों को हाथों में रोजगार नहीं। हमारे यहाँ तमाम कामगार लोग हैं, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, आज भी गरीब, दलित जाति के लोग गरीब। और इतने वर्ष आरक्षण के बावजूद उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इस संबंध में हुकूमतों को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि जो परिवार भले ही दलित वर्ग में पैदा हुए, मेरा उन लोगों से भी अपील है, आपके माध्यम से, इस बैलेट बॉक्स के माध्यम से मेरी अपील है कि जो परिवार, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के, जो परिवार उच्चतम श्रेणी में पहुंच चुके हैं, प्रगति कर चुके हैं, वो स्वतः ही आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें
और इस संबंध में अगर वो नहीं छोड़ रहे तो इस संबंध में हुकूमत को विचार करना चाहिए, ताकि जो हमारे गांव में रहने वाला अति दलित व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा व्यक्ति है, जिसको अभी एक भी बार आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, उसका बेटा अभी भी जो है मजदूरी कर रहा है, भूमिहीन है, भूखा है, नंगा है, उसको एक बार आरक्षण का लाभ मिले, वो भी समाज के साथ दौड़ सके, समाज के साथ चल सके और बराबरी का एक बार साम्राज्य स्थापित। तो आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि वो लोग आरक्षण छोड़ दें जो समाज में खड़े हो चुके। यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर उनका लड़का फार्म भरेगा तो आज भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और भी बहुत से लोग जो मंत्री रह चुके हैं, प्रमुख सचिव रह चुके हैं, गृह सचिव रह चुके हैं, वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और समाज में जो गांव में रहने वाला अति दलित है उसके हक को खा रहे हैं। इस तरीके से हजारों साल तक आप आरक्षण रखिए, फिर भी वो जो अति दलित वर्ग गांव का है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको लाभ मिलने वाला नहीं। तो आप ये जिम्मेदारी है राजनीतिक लोगों की, ये जिम्मेदारी है उन समाज के जो दलित और पिछड़े लोग जो अग्रणी पंक्ति में आ चुके हैं, उनकी भी जिम्मेदारी को अपने भाई बंधुओं के लिए इस आरक्षण का लाभ लेना स्वतः बंद करें, स्वेच्छा से बंद करें। और राजनीतिक लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो दूर गांव में, सुदूर गांव में जो अति दलित और अति गरीब तबका का व्यक्ति जो भूखा और नंगा है, उसको अवसर देने के लिए सर आपसे हमारा अंतिम प्रश्न है, आपको किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से मदद मिलेगी? कृपया विस्तार से बताएं। किसी एक जात का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक मजहब, दूसरी मजहब नहीं सिखाता आपस की तरह। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, सभी धर्म के अनुयायियों ने इस देश को बनाया। सरदार भगत सिंह फांसी पर झूले, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी शहादत दी, अशफाक उल्लाह खान ने, और जो भारत का संविधान है वो भी हमें साथ साथ रहने की इजाजत देता है। सभी हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और हम सबको साथ साथ रहकर देश का विकास करना है। तो राजनीति के लिए राजनीतिक लोग धर्म, जात, मजहब के उन्मादी नारे देकर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, मेरी निगाह में अमित जी वो सबसे बड़ा देशद्रोह है। ऐसे लोग देश के गद्दार लोग हैं जो किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय या जात की उन्मादी नारे देकर इस देश में सत्ता को हत्या। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हम सबको साथ रहना ये तय है। दुनिया की कोई ताकत इसको अरब देश घोषित नहीं कर सकती है और दुनिया की कोई ताकत इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकती। हम सबको साथ रहना ये तय है, तो फिर क्यों ये अमन चैन हमारा बिगाड़ने के लिए उन्मादी नारे देता। तो हम ये जो जातीय या धार्मिक जो उन्मादी नारों में आ जाते हैं, आपके बैलेट बॉक्स के माध्यम से मेरी अपील है कि हम जो धर्म, मजहब और जात के उन्मादी नारों में, इससे न तो हमारा भला होने वाला है न देश का भला होने वाला है। सड़क जो बनेगी उससे सबका विकास होगा, स्कूल खुलेगा सबको शिक्षा मिलेगी, अस्पताल खुलेगा सबको इलाज। इसलिए हम जातीय नारों की तुलना में विकास को प्राथमिकता दें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और राजनीतिक लोगों से, जो राजनीतिक लोग हैं, उन जो इस तरह के नारे देते हैं धर्म, मजहब और जात के, उनको कड़ा देना, ताकि वो नारे देना। भूख की जो रोटी की जरूरत हिंदू को भी है, मुसलमान को। हर जात, धर्म और मजहब के लोगों को रोटी की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, हर जात, धर्म, मजहब। हम लोगों को एक जैसी जब आवश्यकताएं हैं, हमारी सबकी एक जैसी आवश्यकता, हमें भी रोजगार चाहिए, हिंदू को भी रोजगार चाहिए, मुसलमान को भी रोजगार चाहिए, ब्राह्मण को भी रोजगार चाहिए, पिछड़ों को भी रोजगार चाहिए, सभी को रोजगार चाहिए।
सारी आवश्यकताएं जो हमारी एक जैसी हैं, तो फिर विवाद चाहे का विकास मुद्दा होना चाहिए। हम सबको एक साथ एक सूत्र में बंधकर भारतीयता के नारे के साथ, हिंदुस्तानी होने के नारे के साथ, यह देश उन सभी का है जो देश के उस सभी लोगों का देश है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, तो ये देश उन सभी का है जो देश के हैं। ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, ये अशफाक उल्लाह खां का देश है, ये सरदार भगत सिंह का देश है। तो हम सबको एकजुट एक साथ बैठकर देश के लिए काम करना चाहिए। और जो इस तरह का हम लोगों के बीच में अमन चैन बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों को नकार देना चाहिए, ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को नकार देना चाहिए, और जो विकास के मुद्दे को लेकर काम करें उनके साथ। दूसरा, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हम लंबे समय से गुलामी में रहे हैं, तो हमारी गुलामियत हमारी हड्डी में बच गई। लोकतंत्र में आज एक सामान्य मजदूर का व्यक्ति विधायक बनने का, अपने राज्य की पंचायत का मेंबर बनने का सपना नहीं सजा सकता। इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की सोच है। व्यवस्था तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार देता है कि आप देश की पंचायत के लिए और राज्य की पंचायत के लिए आप चुनाव लड़ें। लेकिन जो समाज में सोच हो चुकी है वो ये हो चुकी कि आज गरीब मजदूर का व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। राजनीति में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये बहुत चिंता का विषय है। धन्यवाद सर।